अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुबशिर ज़ुल्फ़िकार और आपको ये वीडियो थिंक मैथमेटिकली के प्लेटफॉर्म से डिलीवर की जा रही है। स्टूडेंट्स, हम वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस बाय मोरियार स्पाइजल को डिस्कस कर रहे हैं। ये बुक हायर मैथमेटिक्स और पीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इस बुक की थ्योरी और सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम को सॉल्व करने का डिसाइड किया था। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इस बुक की प्रॉब्लम नंबर 1.31 से 1.36 तक देखा था और इस लेक्चर में हम 1.37 से 1.44 तक डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। So here is the question number 1.37 which says that two towns A and B are situated directly opposite to each other on the bank of a river whose width is 8 miles and which flows at a speed of 4 miles per hour. स्टूडेंट्स, हमें बताया गया है कि दो टाउन हैं ए और बी जो कि किसी दरिया के दोनों किनारों पर मौजूद हैं और उस दरिया की जो चौड़ाई है वो 8 मील है। मतलब कि दोनों टाउन्स का आपस में डिस्टेंस जो है वो 8 मील है और उस दरिया का पानी जो है वो 4 मील पर घंटे की रफ्तार से ट्रैवल करता है। A man located at A wishes to reach town C, which is 6 miles upstream from and on the same side of river as town B. अब कहा गया है कि कोई आदमी है वो ए टाउन में मौजूद है और वो किसी सी टाउन में जाना चाह रहा है जो कि दरिया की उसी साइड पे है जिस साइड पे टाउन बी है, ठीक है। और टाउन बी और सी का जो दरमियानी फासला है वो 6 मील है। If his boat can travel at a maximum speed of 10 miles per hour and if he wishes to reach in the shortest possible time, what course must he follow and how long will the trip take? वो कहता है कि अगर उस आदमी के पास जो बोट है वो 10 मील पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है, मैक्सिमम 10 मील की आवर से, तो और वो इंसान जो है वो आदमी शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना चाहता है उस सी टाउन में, तो वो कितना टाइम लेगा वहाँ पहुँचने में और कौन सा रास्ता इख्तियार करेगा, ये हमें फाइंड करना है। सो लेट्स से कि ये हमारे पास कोई दरिया है, ये वाला, ठीक है, यहाँ से, और पानी जो है इसका इस तरफ जा रहा है, इस डायरेक्शन में, ओके। और ए और बी दो टाउन है जो कि दरिया के दोनों किनारों में और उनका दरमियानी फासला जो है 8 मील है, ठीक। और एक सी टाउन है जो उसी साइड पे है जिस साइड पे बी है, ओके। और इन दोनों का आपस में जो फासला है वो 6 मील है। अच्छा, और हमें ये भी बताया गया है कि वेलोसिटी ऑफ बोट जो है वो 10 मील है पर आवर, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ बोट 10 मील पर आवर, और वेलोसिटी ऑफ रिवर मतलब जिस स्पीड से पानी ट्रैवल करता है, पानी फ्लो करता है, वो 4 मील है, 4 मील पर आवर। लेट्स से कि टाइम जो हमारे पास है वो टी है, ओके। हम करते क्या हैं ये फाइंड करने के लिए, हम इस पॉइंट से, ए पॉइंट से उसने सी पॉइंट तक जाना है तो डेफिनेटली वो शॉर्टेस्ट रास्ता यही वाला होगा, ये वाला ए से सी तक का। और इसी लोकेशन में, इसी डायरेक्शन में हमारी जो बोट की वेलोसिटी है वो होगी, ठीक है। हमने उसको वी बी कहा है, ठीक है। तो हम इस वी बी को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, लाइक दिस। तो वो हमारे पास एक्स कंपोनेंट जो होगा वो वी बी कोस अल्फ़ा होगा। लेट्स से ये हमारे पास एंगल जो है अल्फ़ा है, और इस डायरेक्शन में जो इस वी बी का कंपोनेंट होगा वो होगा वी बी साइन ऑफ अल्फ़ा। ये यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगी, मतलब वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ बोट अलोंग एक्स एक्सिस ट्रैवल करेगी, तो वो होगी वी बी कोस अल्फ़ा -4, वी बी कोस अल्फ़ा -4। और रिजल्टेंट वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस जो है वो, क्योंकि सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, तो वो वी बी साइन ऑफ अल्फ़ा होगा, वी बी साइन ऑफ अल्फ़ा। हमें जो टाइम दिया गया था, मतलब कि जिस टाइम में वो ए से सी तक बोट पहुंचती है, वो हमने फ़र्ज़ किया कि टी है, ठीक। तो हमें पता है कि डिस्टेंस कवर एस इज़ इक्वल टू वी क्रॉस टी, मतलब वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ओके। ये होते हैं हमारे पास डिस्टेंस कवर।
तो हमारी जो बोट है वो अलोंग एक्स एक्सिस 6 माइल्स कवर करती है। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू 6 वी बी कॉज ऑफ अल्फा -4 इंटू टी इज इक्वल टू 6। सिमिलरली वी बी साइन ऑफ अल्फा मतलब दिस डायरेक्शन, और टाइम हमारे पास ये था वी बी साइन अल्फा इंटू टी इज इक्वल टू 8 माइल्स। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 और ये हमारे पास इक्वेशन 2। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, वी बी कॉज ऑफ अल्फ़ा -4 इंटू टी, तो टी अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो वी बी कॉज अल्फ़ा टी -4 टी इज इक्वल टू 6। अब ये 4 टी इधर जाके प्लस हो गया तो वी बी कॉज ऑफ अल्फ़ा इंटू टी इज इक्वल टू 6 + 4 टी। ओके, अब इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन 2 और 3 को स्केयर करना है और उसके बाद ऐड करते हैं। तो ये क्या बन गया, वी बी स्केयर कॉस स्केयर अल्फ़ा टी टी स्केयर। ओके, और ये क्या, बी + 4 का होल स्केयर, और हमारे पास इक्वेशन 1 जो है 2, तो ये बन गई वी बी स्केयर साइन स्केयर अल्फ़ा टी स्केयर इज इक्वल टू 8 का स्केयर। तो जब हमने इसको ऐड किया इन इक्वेशन को तो बन गई वी बी स्केयर टी स्केयर साइन स्केयर अल्फ़ा प्लस वी बी स्केयर टी स्केयर कॉस स्केयर अल्फ़ा इज इक्वल टू 8 स्केयर प्लस 6 + 4 टी स्केयर, ये वाला 6 + 4 टी का स्केयर। ओके, अब यहाँ से वी बी स्केयर टी स्केयर कॉमन ले लिया तो क्या बन गया, स्केयर साइन स्केयर अल्फ़ा प्लस कॉस स्केयर अल्फ़ा इज इक्वल टू 8 का स्केयर 64 प्लस इसको ए प्लस बी का होल स्केयर, इस फार्मूले से ओपन करें ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ओके, इसके फार्मूले से ओपन किया तो 36 + 16 टी स्केयर प्लस 48 टी। अब इनको सिंप्लीफाई किया तो ये क्या बन गया हमारे पास 100 + 48 टी प्लस 16 टी स्केयर। ओके, और ये 10 का स्केयर 100 टी स्केयर बन गया। अब इस सारी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 टी स्केयर प्लस इज इक्वल टू 25 प्लस 12 टी प्लस 40। अब इसको रीअरेंज करने से ये वाला 4 टी स्केयर था, ये 4 टी स्केयर। ओके, अब ये रीअरेंज करने के बाद 21 टी स्केयर माइनस 12 टी माइनस 25 इज इक्वल टू 0। हेयर a is equal to 21, b is equal to -12 एंड c is equal to -25। हमारे पास एक फार्मूला होता है t इज क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको कहते हैं, -b प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ बी स्केयर -4ac और 2a। इसको यूज़ करते हुए हमने b स्केयर 4 इसकी वैल्यूज़ पुट की तो -12 प्लस -12 ये इसको मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद हमें जो आंसर मिलता है ये 12 प्लस माइनस 12 स्केयर प्लस 4 इंटू 21 25 और 42। इसको मज़ीद हम एक दफ़ा प्लस के रिस्पेक्ट से इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 1.41, और जब यहाँ पे इस माइनस साइन को यूज़ करते हुए सॉल्व करते हैं तो ये बनता है -0.84। ठीक है, तो क्योंकि टाइम हमारे पास कभी नेगेटिव नहीं होता तो हम पॉजिटिव वैल्यू यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास टाइम की वैल्यू आ गई, जिस टाइम को 1 घंटा और 24 मिनट, इतने टाइम में वो सी टाउन तक पहुंच जाएगा। ओके, अब हमने रास्ता फाइंड करना है, मतलब उसका एंगल फाइंड करना है कि किस एंगल से वो ट्रैवल करेगा। ओके, तो हमें पता है साइन ऑफ अल्फ़ा इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 से वी बी साइन ऑफ अल्फ़ा टी इज़ इक्वल टू 8, ये हम यूज़ करेंगे ये फाइंड करने के लिए। साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 8/VB.T, तो इनकी वैल्यू पुट करनी है। 8VB की जो वैल्यू 10 है हमारे पास और T की वैल्यू 1.41 R। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 34.5674 डिग्री बन जाता है। इस 5.5674 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मिनट की वैल्यू आती है। इसका मतलब 34 डिग्री और 34 मिनट में वो मिनट ये एंगल है, इस एंगल से वो ट्रैवल करेगा तो शॉर्टेस्ट वे होगा उसके लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 1.38, सिंप्लीफाई 2a प्लस b प्लस 3c माइनस इंटू a माइनस 2b माइनस 2 इंटू 2a माइनस 3b माइनस c। बहुत ही आसान है, जस्ट सिंप्लीफाई करना है हमें।
तो ये सारा कुछ एज इट इज़ आ जाएगा। सबसे पहले हम ब्रैकेट अंदर वाली ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं, तो a माइनस 2b माइनस ये -2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -4a, ये माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 6b और ये माइनस माइनस प्लस और 2c। ओके, अब इनको सिंप्लीफाई करना है तो a -4a -3 हो गया, बाकी सारा कुछ एज इट इज़ आ जाना है। और -2b प्लस 6b तो प्लस 4b आ गया और ये प्लस 2c एज इट इज़ आ गया। अब ये वाला माइनस अंदर ऑपरेट होगा तो माइनस माइनस प्लस 3a, ये माइनस और प्लस 4b तो -4b हो गया, ये माइनस और ये प्लस 2c तो ये -2c हो गया, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद। ओके, अब इनको सिंप्लीफाई कर देना है, ये 2a और ये 3a 5a हो गया प्लस b और ये -4b तो ये -3b हो गया, ये प्लस 3c और ये -2c को जब ऐड किया तो ये c हो गया। ये तो हो गया 1.38। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। This is problem number 1.39, which says that consider a non-collinear vector a and b. Suppose a is equal to this, b is equal to this, and find x and y such that 3a is equal to 2b. हमें दिया गया है given that 3a is equal to 2b. Just 3 और a की जगह हमने ये वाला वेक्टर पुट किया, that is x plus 4y into a plus 2x plus y plus 1 into b and 2 अंदर ये b वाला वेक्टर पुट कर दिया, वैल्यू पुट कर दी है जस्ट, तो क्या बन गया y माइनस 2x प्लस 2 इंटू ए प्लस 2x माइनस 3y माइनस 1 इंटू बी। ओके, अब 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ पे आ गया, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे आ गया। ये 2 जो है इस y माइनस 2x प्लस 2 इंटू ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ, अब और फिर ये इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ। नाउ comparing the coefficients of a and b, comparing the coefficients of a and b, देखें a के साथ क्या है 3 इंटू एक्स प्लस 4y और इस साइड पे इक्वालिटी के इस साइड पे 2 इंटू वाई माइनस 2x प्लस 2, इसको इक्वल रख लिया। अब b के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया, नाउ दिस 3x प्लस 12y इज इक्वल टू 2y माइनस 4x और 2 2 4। ओके, इसको रीअरेंज किया है तो ये 4 इधर आगे प्लस है, प्लस हो गया 3 प्लस 4 7x प्लस 10y इज इक्वल टू 4। सेम वे में इसको सिंप्लीफाई किया तो 2x प्लस 9y इज इक्वल टू -5। अब इन वैल्यूज़ को हम इन दो इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 7 और 2 14x प्लस 20y प्लस 8 और इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये 14x प्लस 16 3y और -35 हो गया। अब इसको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ये माइनस प्लस 14x कैंसिल हो गया, ये -14y और ये बन गया 43। तो 43 से कैंसिल तो y इज इक्वल टू -1। इस -1 की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करें, तो हमने पुट किया इक्वेशन 1 में, तो 7x माइनस 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, दिस 10 ये वाला 10 उधर एक प्लस हो गया तो ये 14 है, 7x इज इक्वल 14। ओके, 7 जब इसे कैंसिल आउट हुआ तो x इज इक्वल टू 2, तो हमें x और y की वैल्यू क्या बनी, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1.39। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Students, here is the question number 1.40. The base vectors a1, a2, a3 are given in terms of b1, b2, b3 by the relation this. Suppose f is equal to 3b1 minus b2 plus 2b3 express f in terms of a1, a2 and a3. काफ़ी लेंथी होने वाला है ये क्वेश्चन। सबसे पहले हमें ये जो बेस वेक्टर्स हमें दिए गए हैं b1, b2, b3 की टर्म्स में, हम इसको कन्वर्ट करेंगे a1, a2, a3 की टर्म्स में, तब हमारे पास 3 वेक्टर्स आ जाएंगे बेस वेक्टर्स b1, b2 और b3। तब हम उन तीनों वेक्टर्स की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। ओके, तो सबसे पहले हम इन 3 बेस वेक्टर्स को a1, a2, a3 की टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इनको मैट्रिक्स नोटेशन में लिखेंगे। द इक्वेशन 1, 2 एंड 3 कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म a1, a2, a3, ये वाला इज इक्वल टू m।
हम इन कॉन्स्टेंट्स को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे और ये हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं B1 B2 B3 इस तरह से लिखे जा सकते हैं मैट्रिक्स नोटेशन में। देन दिस रूल है, ये हमारे पास रूल A इज़ इक्वल टू एम बी। एम हमारे पास मैट्रिक्स है ये कॉन्स्टेंट्स का, और बी हमारे पास B1 B2 B3, A इज़ इक्वल टू A1 A2 A3। ओके, हम दोनों साइडों पे एम इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है एम इनवर्स A इज़ इक्वल टू एम इनवर्स एम बी। एम किसी भी जो हमारे पास कोई वैल्यू होती है उसका इन्वर्स उससे मल्टीप्लाई हो जाए तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाता है। तो फिर हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स है तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। तो एम इनवर्स A इज़ इक्वल टू बी। ओके, तो हमें यहाँ पे हमारे पास A मौजूद है, B भी है, हमें एम इनवर्स फाइंड करना है। तो एम इनवर्स का फार्मूला क्या आता है, एडजॉइंट ऑफ एम ओवर एम का डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास एम है, इसका एडजॉइंट लेने का क्या फार्मूला, A11 A22 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33। तो देख A11 हम कैसे फाइंड करेंगे, A12 हम कैसे फाइंड करते हैं ये देखते हैं। A11 फाइंड करने के लिए हम पहली रो और पहले कॉलम को स्किप करके इस एरिया को, इस चीज़ का डिटर्मिनेंट लेंगे -2 2 1 -2 का, और जो वैल्यू आएगी वो हमारा A11 होगा। सिमिलरली A12 फाइंड करने के लिए पहली रो और दूसरे कॉलम को हम स्किप कर देंगे, ये चीज़ जो हमारे पास आई 1 2 -2 इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो A12 होगी। सिमिलरली A22 फाइंड करने के लिए दूसरी रो और दूसरे कॉलम को स्किप कर देंगे, 2 -1 -2 -2 इसका जो हम मोड ओपन करेंगे तो हमारे पास A22 आ जाएगा। सिमिलरली आपने सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके देख लेनी है, मैंने कैलकुलेट की हुई हैं ऑलरेडी, तो ये आ गया हमारे पास। एडजॉइंट ऑफ m इज़ इक्वल टू दिस वैल्यू और होल का ट्रांसपोज। जब हम इन डिटर्मिनेंट्स को ओपन करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी 2 -2 -3 5 -6 -8 4 -5 -7। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास ये रो कॉलम में शिफ्ट हो जाएगी, फिर ये रो भी कॉलम में शिफ्ट, मतलब तमाम रोज़ कॉलम में और कॉलम रोज़ में शिफ्ट हो जाएंगी। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ m आ गया 2 5 7 -2 -6 -5 -3 -8 -7। ओके, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ m हो गया। देन हमने m का डिटर्मिनेंट लेना है, तो हमारे पास ये वाला हमारे पास m है, तो 2 इंटू -2 2 1 -2 here is 2 इंटू -2 2 1 -2। इस तरह हमने देन -3 एंड 1 2 -2 तो ये हमने इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर लेना है, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 आ जाता है। ओके, तो m इनवर्स की जो हमारे पास वैल्यू 1 को उससे डिवाइड करें एडजॉइंट ऑफ m से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 2 5 4 -2 -6 -5 -3 -8 एंड -7 ये हमारे पास m आ गया, सॉरी m इनवर्स आ गया। हमारे पास a मौजूद था, हमारे पास b मौजूद है, हमारे पास m इनवर्स हमने फाइंड कर लिया। तो हमने इस फार्मूले में b इज़ इक्वल टू m इनवर्स a में वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। तो अब हम इन m का और a का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास b1 b2 एंड b3 आ जाएंगे, जो कि a1 a2 और a3 की टर्म्स में होंगे। तो वो हम ये हमें मिल गए, b1 इज़ इक्वल टू 2a1 प्लस 5a2 प्लस 4a3, b2 इज़ इक्वल टू -2a1 -6a2 -5a3 एंड b3 हमें मिले -3a1 -8a2 -7a3। और हमें जो f वेक्टर दिया गया था वो था f इज़ इक्वल टू 3b1 -b2 प्लस 2b3। अब b1 b2 और b3 ये वाले यहाँ पे पुट कर दें, तो 3 इंटू 2a1 प्लस 5a2 प्लस 4a3 माइनस दिस। अब इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे इस तरह से माइनस प्लस को मद्देनज़र रखते हुए, तो हमारे पास जो फाइनली आता है वो 2a1 प्लस 5a2 प्लस 3a3 ये हमें फाइनल आंसर मिल जाता है, जो हमें f इज़ इक्वल टू f a1 a2 और a3 की टर्म्स में है, और हमें यही फाइंड करना था।
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1.40। तो आइए हम 1.41 को शुरू करते हैं और देखते हैं। So here is the question number 1.41, which says that an object P is acted upon by three coplanar forces. Find the force needed to prevent P from moving. तो हमें ये इस तरह कोई ऑब्जेक्ट दिया गया P, इस पे ये तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। डेफिनेटली इन फोर्सेस की वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा, उसकी पोजीशन में चेंजिंग आएगी। तो हमने कोई ऐसी फोर्स फाइंड करनी है जिसकी वजह से जो हम अप्लाई करें तो ऑब्जेक्ट मूव ना करे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें 100 LB फोर्स दी गई है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, ये 150 LB फोर्स दी गई है ये एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, और ये 200 LB फोर्स जो है वो एक्स वाई प्लेन में है। तो सबसे पहले हम इस 200 LB फोर्स को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। तो ये जो है एरिया वो बन गया 200 cos 30, ये कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट, और ये वाई कंपोनेंट 200 sin 30। sin 30 जो होता है 1/2, तो 200 1/2 जो है इसे कैंसिल, तो 100 LB बच गया। LB जो हमें वाई डायरेक्शन के अलोंग एक्ट कर रहा है, तो ये तो हो गया 100 LB, जो कि इस 100 LB के इफेक्ट को कैंसिल करेगा। अब हमारे पास जो ओनली फोर्स है जिसकी वजह से जो ये वाला ऑब्जेक्ट मूव करेगा वो है ये 150 LB प्लस 200 cos 30 LB। अब ये ओनली फोर्स है जिसकी वजह से ये इस ऑब्जेक्ट में मूवमेंट होगी। तो हमें ऐसी कौन सी फोर्स चाहिए जो इसको मूव करने से रोके? डेफिनेटली वो उसका मैग्नीट्यूड यही होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन इन्वर्स होगी। दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में 150 प्लस 200 cos 30 LB फोर्स हमें चाहिए जो इसकी मूवमेंट को रोक सके। हमें यही चाहिए। टू प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सम ऑब्जेक्ट, सम ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी 0. Resolve the forces into components. From the figure we see that 100 LB is balanced by 200 sin 30. The only force that can move object 150 200 cos 30. To prevent the movement, we need to apply a force equal to 150 plus 200 cos 30 in magnitude but opposite to it. मतलब हमें यही फोर्स चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट हो। तो दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। So look at the question number 1.42, which says that 100 LB weight is suspended from the center of a rope. Determine the tension in the rope. हमें एक 100 LB वेट दिया गया है जो इस तरह से इस अरेंजमेंट के साथ रस्सी के साथ लटकाया हुआ है। हमें इस रस्सी में जो टेंशन की फोर्स है वो फाइंड करनी है। ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसको मज़ीद एक्सटेंड करें तो ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन रही हैं जिनके दरमियान 60 का एंगल है। हम इस टेंशन को, ये हमारे पास रिजल्टेंट टेंशन है, ये भी रिजल्टेंट टेंशन है, इसको हम इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो ये वाला जो पोर्शन बन रहा है ये बन रहा है T cos 60। इस टेंशन के हिसाब से ये वाला T cos 60 बन रहा है, और ये T sin 60, ये T sin 60, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसका इफेक्ट 0 हो जाएगा। तो हमें जो हमारे पास स्ट्रिंग में, रस्सी में जो टेंशन है वो इन दो फोर्सेस की वजह से है। ठीक है। फ्रॉम द फिग T sin 30 इज कैंसल्ड बाय T sin 60 सॉरी, एंड upward forces are responsible to balance 100 LB weight. So T cos 60 plus T cos 60 is equal to 100 LB force. This becomes 2T cos 60 is equal to 100 LB. And cos 60 जो होता है वो 1/2 के बराबर होता है। 2 is cancelled out by 2 and T is equal to 100 LB. तो हम the answer is T is equal to 100 LB. इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो भी 100 LB ही है। This is the question number 1.42. Let's move to next question. So students, question number 1.43 is that suppose that A, B and C are non-coplanar vectors. Determine whether the following are linearly dependent or independent. Where R1 is equal to A minus 3B plus C, R2 is equal to 3A minus 5B plus 2C, R3 is equal to 4A minus 5B plus C. स्टूडेंट्स, हमें बताया गया है कि ए, बी एंड सी तीन नो कोप्लेनर वेक्टर्स हैं और उनको वो
आपस में इस तरह से इस रिलेशन के लिहाज से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमने बताना ये कि ये रिलेशन जो आपस में लीनियरली डिपेंडेंट हैं या लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। लीनियरली डिपेंडेंट तब होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड 0 हो जाए, मतलब डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, और इंडिपेंडेंट तब होते हैं जब इन वेक्टर्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 ना हो। तो सबसे पहले हम इन रिलेशंस को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं। 2 - 3 and 1, 2 - 3 1, 3 - 5 2, 3 - 2 -5 and 2, 4 - 5 and 1, 4 - 5 and 1। अब हम इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यूज़ करते हुए एक्सपेंड करते हैं। सो 2 into -5 2 -5 1 -5 2 -5 1। नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यूज़ करते हुए एक्सपेंड करते हैं। तो 3 2 4 1, 3 2 4 1 and 1 first row third column। so 3 - 5 4 - 5, 3 - 5 4 - 5। अब 2 एज इट इज़ आ गया, -1 and 2 and 5 +10 and -10 और माइनस प्लस +10 आ गया। ये 3 एज इट इज़ आ गया, 3 और -8 and 15 -15 and +20। ओके, अब जब इनको सिंपलीफाई किया तो 10 - 15 + 5, 10 + 5 15 और 15 - 15 इज इक्वल टू 0। सो हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो 0 है। सो these relations are linearly dependent। So this is the question number 1.43। let's move to next question। Question 1.44 is, if O is any point within a triangle ABC and PQR are midpoints of the sides AB, BC and CA respectively, then prove that OA plus OB plus OC is equal to OP plus OQ plus OR। ये हमने प्रूव करना है। सो ये हमारी ट्राइंगल है ए बी एंड सी, और ए बी साइड का जो मिड पॉइंट है P है, बी सी साइड का मिड पॉइंट C है, और सी ए साइड का मिड पॉइंट R है। ये हमारा ओरिजिन है, तो हमने ओरिजिन को तमाम वर्टिसेस से मिला दिया, ए से भी, बी से भी, सी से भी, और मिड पॉइंट से भी अटैच कर दिया। नाउ वी हैव टू शो दैट OA plus OB plus OC is equal to OP plus OQ plus OR। For this purpose we add OA plus OB plus OC and we see that OA is equal to OR plus RA and we write it here, or OB is equal to OP plus PB, OP plus BB, and OC is equal to OQ plus QC, राइट। और अब हम OR OP एंड OQ को एक साइड पे कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, OR प्लस OP प्लस OQ, और RA प्लस PB प्लस QC को सेपरेट कर लेते हैं। एंड वी सी दैट RA फ्रॉम द फिगर, RA इज इक्वल टू 1/2 CA and PB is equal to 1/2 BC AB and QC is equal to 1/2 BC। तो हम ये वैल्यूज RA PB और QC की जगह ऐड कर देते हैं, 1/2 CA प्लस 1/2 AB प्लस 1/2 BC, 1/2 कॉमन ले लेते हैं तो 1/2 CA प्लस AB प्लस BC, बाकी ये एज इट इज़ आता जाएगा साथ साथ। ओके, एंड वी फ्रॉम द फिगर वी से दैट AB BC और CA जो है क्लोज्ड पाथ है, सो इसलिए इसका जो रिजल्टेंट है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रूव दैट OA प्लस OB प्लस OC इज इक्वल टू OP प्लस OQ प्लस OR। ओके, OP प्लस OQ प्लस OR, ये वही लिखा है जो मैंने बताया, सिंस CA AB BC इज अ क्लोज पाथ, सो रिजल्टेंट विल बी 0। सो OA plus OB plus OC is equal to OP plus OQ plus OR। And second part is that does the same result will hold if O is any point outside the triangle? So yes, same result will hold if O is taken outside the triangle। So this is enough for today। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग।